बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTH 603 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। काफ़ी कमेंट्स मुझे मिले कि सर MTH 603 को स्टार्ट करें, इसकी सीरीज़ आप मतलब कि 45 लेक्चर्स पूरे के पूरे करें और इंशाल्लाह आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह हम मिलकर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। जी इसका इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एक बात याद रखनी है, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम क्या करेंगे, दुनिया की जितनी भी नंबरों की गेम है ना, सारी की सारी इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कोई भी बिल्डिंग तैयार होती है, बिल्डिंग के अंदर जो इक्वेशंस इस्तेमाल की जाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। कोई पुल ब्रिज इस्तेमाल तैयार किया जाता है, उसके अंदर भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल होती हैं। अतः कि कोई भी चीज़ का शेडो भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाय पी रहे हैं, चाय, तो चाय के ऊपर भी एक शैडो बनती है। चाय के कप के ऊपर एक शैडो बनी होती है, कप के अंदर मतलब चाय के ऊपर वो इस तरह की शैडो बनी होती है जैसे दिल बना होता है ऐसे। तो इसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नंबरों से मिलकर ये एक शैडो आपके कप के अंदर बनी होती है, लेकिन सिंपल दिखाई दे रहा होता है कि ये एक दिल बना है। दिल नहीं है, बेसिकली वो नंबरों की खेल है सारी। तो बेसिकली देखें तो जितने भी दुनिया में काम हो रहे हैं, ताकि एरोप्लेन उड़ाया जाता है, एरोप्लेन के अंदर भी न्यूमेरिकल एनालिसिस है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, आइकॉन टावर बनाया है, जितने भी मतलब मक्का टावर है, जितना भी काम किया गया सारा का सारा न्यूमेरिकल एनालिसिस में किया गया। डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल की गई हैं और इसके अंदर बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सोल्व करने के मेथड जो है ना वो मतलब के स्टडी किए गए हैं। और न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो हमें क्यों ज़रूरत पेश आई स्टडी करने की, क्योंकि देखो ना अगर मैट्रिक की बात करें तो उसके अंदर आपने 3 टाइप्स पढ़ी हुई हैं। 3 टाइप्स हैं आपके पास किसकी, इक्वेशंस को सोल्व करने की। वो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको पता होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी थी ना, 2 दर्जी मसावात, उसके 3 तरीके थे। नंबर 1 उसका जो आपने बाय फार्मूला पढ़ा था, फार्मूले के साथ, उसके बाद था कम्युलेटिव स्केयर और उसके बाद आपके पास था कम्युलेटिव स्केयर और फार्मूला और फैक्टराइजेशन तजज़ी। 3 तरीके थे। ये तकनीक तब इस्तेमाल होते हैं जब आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन का पता होता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब हमारे पास बड़ी बड़ी इक्वेशंस दी जाती है ना, उसमें एग्जैक्ट आपको कोई सोल्यूशन का पता नहीं होता कि इसका सोल्यूशन आया कि क्या निकलेगा। तो इस मतलब ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए जो आपके पास मेथड आया था वो न्यूमेरिकल एनालिसिस लेकर आई थी। जो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक स्टडी की जाती है वो इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम विदा मूर्ति है। वो न्यूमेरिकल एनालिसिस पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ी जाती है। उससे बेहतरीन किताब कोई भी नहीं है। तो लिहाजा क्या करना है कि जो ज़्यादातर जो एज मिला है वो ज़्यादातर VU को, वो ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे विदा मूर्ति के हैं। मतलब कि वो जो यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर पढ़ाई जाती है वही आपके VU के अंदर पढ़ाई जाती है। वो सारे टॉपिक सेम है। जी आगे बढ़ते हैं। जी सबसे पहले देखें, मैंने केसेस बना दिए थे क्योंकि जब हमने स्टडी की थी वो तब इतना मतलब एक्सप्लेन के अंदर नहीं पड़ा था। लेकिन आप एक बात याद रखना कि आप ये स्केच ध्यान से लिख लेना, इसके केसेस बनाकर अपने बुक के अंदर नोट्स बुक के अंदर लिख लेना। क्योंकि ये जो केसेस अगर आप अपने माइंड में रखोगे ना तो पेपर में जब बैठोगे तो क्या होगा कि आपको आसानी होगी कि आपको ये पता चल जाएगा यार ये इक्वेशन है आपको आ गई है, सोल्व करने के लिए इसके रूट निकालने हैं। तो रूट निकालने हैं तो लिहाजा कौन सा मतलब वो अगर मतलब कि वो आपको पेपर में बताता ही नहीं है कौन सा आपने मेथड लगाना है, कौन सा रूल लगाना है, देन सोल्व करो। तो मुझे ये बताओ कि आपको अगर आइडिया हो कि यार ये वाली ये इक्वेशन है ये किस केस में आती है, ये केस नंबर 1 में आती है या केस नंबर 2 या 3 में या 4 में, तो आप आसानी के साथ उसे सोल्व कर सकते हैं। जी केस नंबर 1 में अगर बात करें तो केस नंबर 1 के अंदर हम ऐसी इक्वेशन सोल्व करेंगे जिसकी पावर 1 होगी। जिसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी, मतलब जिसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। केस नंबर 1 में हम नॉन लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे कि नॉन लीनियर इक्वेशंस जब आपके सामने पेपर में आ जाती हैं तो आया कि आपने कौन सा मेथड लगाना है। तो ये बात याद रखना, आपके पास 5 मेथड होते हैं। 5 मेथड होते हैं जो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए होते हैं। नॉन लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा होती है, जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की आपने इक्वेशंस देखी होंगी जिसकी पावर G4 है,
एक्स पावर 2 एक्स पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह का मामला आपके सामने आ गया है, तो इसका मतलब है ये नॉन लीनियर है। लीनियर वो होती है जिसकी पावर 1 होती है, एक्स पावर 1 होगी तो वो लीनियर है, इससे ज़्यादा आएगी तो वो आपके पास नॉन लीनियर आएगी। अगर 2 आएगी क्वाड्रेटिक आएगी, अगर 3 आएगी तो किस में आएगी, क्यूबिक में, और फोर्थ पावर वो बढ़ जाएगी आपके सामने जी। इसमें आपने मेथड कौन कौन से पढ़ने हैं, सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड पढ़ना है जी। बाइसेक्शन मेथड में भी वो पेपर में कह भी सकता है कि आप जी सॉल्व इक्वेशन बाइसेक्शन मेथड, या ऐसे कह सकता है सॉल्व इक्वेशन, तो आपने बाइसेक्शन लगाकर उसे सॉल्व कर देना है। उसके बाद आता है आपके पास फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड अगर वो पेपर में कह दे तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, फॉल्स पोजीशन मेथड लगा सकते हैं, बाइसेक्शन लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। सीकेंड मेथड भी आएगा नॉन लीनियर के अंदर, और न्यूटन रैप्सन मेथड जिसे हम NRM भी कहते हैं। MTH 101 में ये बड़ी तफसील के साथ पढ़ाया गया है, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये आपने याद रखना है, इसे NRM भी कहते हैं जी। उसके बाद आपके पास आती हैं जी आइट्रेशन मेथड से निकला, मतलब कि आइट्रेशंस सॉल्यूशंस को बोलते हैं, तो ये भी हमने इसके अंदर ही पढ़ना है। किसके अंदर, नॉन लीनियर के अंदर। ये आप 5 जो मेथड है ना, ये याद रख लें कि सिर्फ नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए होते हैं बस। आगे लीनियर इक्वेशंस सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ। आपने सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना सीखी थी ना, वो कहाँ पर सीखी थी बताऊँ भला? वो आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1.6 में सीखी थी। कौन सी? क्रैमर रूल, कॉलम इनवर्स मेथड। ये था आपका लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका कार जी। इसमें क्या होगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड होगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड होगा, और गॉस एलिमिनेशन मेथड के साथ आप पढ़ेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। और एक बात याद रखनी है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और एचेलॉन फॉर्म इसी के अंदर ही आती हैं। रिड्यूस फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी हैं, वो भी इसी के अंदर ही आती हैं जनाब। ओके जी, आगे आपने पढ़ना है जी जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड भी इसी के अंदर ही आएगा। जैकोबी मेथड इसी की टाइप होगी, किसकी? गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन मेथड की, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आएगा गॉस सीडल मेथड। सीडल मेथड सिंपल सीडल मेथड भी कहते हैं या गॉस सीडल मेथड भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि हम किस लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं जी, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आगे आपके पास आता है जी, अगर इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं जी, इंटीग्रेशन सॉल्व करके आपने, मतलब इंटीग्रेशंस को इस्तेमाल करके आपने इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। इंटीग्रल आ जाता है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? आप करोगे ट्रापेजॉइडल रूल। ठीक हो गया जी। सबसे पहले ये रूल आप इस्तेमाल करोगे, उसके बाद आप करोगे सिम्पसन्स। दो सिम्पसन होते हैं, एक होता है 1/3 और एक होता है 3/8। लेकिन एक बात याद रखनी है, मैं क्लियर करने लगा हूं आपके टॉपिक में, सिम्पसन्स 2 हैं। अगर वो पेपर में सिम्पसन्स क्या लेता है, मतलब कि क्या लेता है कि सॉल्व बाय सिम्पसन मेथड, मतलब ये नहीं बताता 1/3 3/8 नहीं बताता, बस ओनली क्या लेता है, सिम्पसन्स रूल। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप दोनों ही अप्लाई करोगे उस इक्वेशंस के ऊपर, उस मतलब क्वेश्चन के ऊपर आप दोनों अप्लाई करोगे। ओके हो गया। उसके बाद आता है आपके पास वेडर्स रूल। वेडर्स रूल भी इसी के अंदर आएंगे, किसके अंदर? इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है जी, ये आपने माइंड में रखना है, याद रखना है ये कि हमने ये किस लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है जी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहते हैं। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे टेलर सीरीज जो आपने सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है, वही सेम टेलर सीरीज इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे, रूट निकालेंगे, जवाब निकालेंगे, आंसर निकालेंगे जी। उसके बाद आता है जी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बेसिकली बीएससी में चैप्टर नंबर 9 में है ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद आपके पास होगा फाइनाइट डिफरेंस के अंदर न्यूटन डिफरेंस और भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, हम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेथड्स पढ़ेंगे। डिफरेंस कैसे निकालने, टेबल ड्रा करके हम निकालेंगे। उसके बाद आपके पास आता है इंटरपोलेट से निकला है, तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा इंटरपोलेशंस निकालेंगे। वो डिफरेंट नेम होंगे उनके। ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन होगी हमारे पास, और बैकवर्ड, उसके बाद डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो आप ये सारी के सारी इंटरपोलेशन इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मतलब कि हाई होप के इंट्रोडक्शन की खूबी समझ लग गई होगी, आप दोस्तों के ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में पूछें, और भी कोई मेथड है तो कमेंट में वो भी मुझे बताना है कि सर ये मेथड हमारा रह गया, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी क्लियर करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।